हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ है एक बड़ा धमाका। सरकार पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन को रोकने की कोशिश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है और विपक्ष जो है सरकार के ऊपर भेदभाव का आरोप लगा रहा है, टारगेटिंग का आरोप लगा रहा है। आखिर क्या है यह मुद्दा और इस मुद्दे से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आइए देखते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने गवर्नमेंट की तरफ से 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 ए में अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है। ये तीनों जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 75 सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, आर्टिकल 164 स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर और आर्टिकल 239 ए यूनियन टेरिटरीज में मिनिस्टर की पोस्टिंग और उनके रिमूवल की बात करता है। तो इनमें अमेंड करके एक ऐसी बात डालनी है कि अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट पॉलिटिक्स में है तो उसको मिनिस्टर के पोस्ट से रिमूव किया जा सके, ऐसा प्रोविजन हम करेंगे, यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही। लेकिन विपक्ष ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने बोला कि यह गलत बात है, यहां पर सरकार जो है कुछ मनमानी कर रही है, इसमें दाल में कुछ काला है। पॉलिटिक्स के बियॉन्ड इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से हमारे पॉलिटी के परमानेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और कुछ क्वेश्चन तो बहुत इनोवेटिव पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर ऐसे। तो इस तरह के टॉपिक्स को प्रीएम्प्ट करना और बहुत बढ़िया आंसर्स रेडी करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर कराना आपकी जिम्मेदारी है और इस मामले में आर्यन आईएएस एकेडमी आपकी हेल्प कर सकता है। आप हमारा 1-to-1 मेंटोरशिप ज्वाइन कीजिए और यहां पर हम आपको इस तरह के टॉपिक को प्रीएम्प्ट करना और उनके ऐसे एक्सप्लेनेशंस बताएंगे कि आप प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब ये अमेंडमेंट जो है रिमूवल का एक खास प्रोसेस एस्टैब्लिश करता है। रिमूवल का जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है कि अगर यूनियन लेवल पे या स्टेट लेवल पे किसी भी मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट होने के बाद वो मंत्री सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है, लगातार कॉन्सिक्यूटिव डेज 30 डेज जेल में है और जिस ऑफेंस को, जो अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है, उस ऑफेंस में सजा 5 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी सीरियस ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर एंड मेनी मोर। तो इस सीरियस ऑफेंस में 30 दिन तक जेल में रहने के बाद इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ध्यान देने की बात यह है कि मिनिस्टर्स में स्टेट्स के सीएम भी आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी इस दायरे में शामिल हैं, लेकिन मिनिस्टर्स को हटाने का जिम्मेदारी प्रेसिडेंट का है, जो कि वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से करेंगे। और इसी बात पे विपक्ष को ऑब्जेक्शन है। अब देखिए यहां पर क्यों लाया गया यह बिल, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो सीधी सी बात है, हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। लोग सड़क पे चलते हुए बोलने लगे हैं कि सारे क्रिमिनल्स तो नेता बन गए हैं और नेता बन करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस पॉलिटिक्स में लो हो रहा है, डेमोक्रेसी में लो हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे लो हो रहा है और इसी को बनाए रखने के लिए सरकार ने कहा कि हम लोग ये बिल लेकर के आए हैं जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकेगा, लोगों का रेजेंटमेंट को कम करेगा। और उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, वो क्या कहती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे उद्देश्यों के लिए अच्छे लोगों के द्वारा चलाया जाए। ठीक है, अच्छा गवर्नेंस लोगों को देने के लिए ये सरकार बनी है, ये व्यवस्था है, ये सिर्फ ताकत हासिल करने का रास्ता नहीं है। तो गुड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए इस बिल को जो है लाए हैं और क्रिमिनल्स को हम लोग पॉलिटिक्स में आने से रोकेंगे। जो जेल जाएगा वो पोस्ट से जाएगा, सीधी सी बात है। पर विपक्ष का कहना है कि मामला इतना सीधा नहीं है। इस पे डिबेट हो गई है गवर्नमेंट और अपोजिशन की। गवर्नमेंट का कहना है जी हम तो क्रिमिनलाइजेशन को रोक रहे हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, वी आर गुड पीपल। विपक्ष का कहना है नहीं। आप गौर कीजिएगा कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज किनके पास है? गवर्नमेंट के पास है, जैसे कि सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है फटाफट लोगों को गिरफ्तार करने का काम करते हैं, सीरियस चार्जेस लगाते हैं। तो राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, ये सारे जो नेता हैं ये गवर्नमेंट के टारगेट पे हैं। एजेंसीज उन पे छापा मारेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, 30 दिन तक जेल में रखेंगे, फिर पोस्ट से बाहर। पोस्ट से हटाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी जो उन एजेंसियों के बॉस हैं वही जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट हटा देंगे। तो सरकार तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये वाले पोजीशन में काम कर रही है।
तो विपक्ष का कहना है कि सिर्फ नॉन रूलिंग पार्टी के जो सीएम्स हैं, नॉन रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको पोस्ट से हटाने के लिए सरकार इसको जबरदस्ती लेकर के आई है। करंट पोजीशन में भी क्या बुराई है? लेकिन सरकार का कहना है कि आप अरविंद केजरीवाल का केस देखिए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में जेल में थे और जेल से उन्होंने सरकार चला दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम किसी चीफ मिनिस्टर को ऐसे ही नहीं हटा सकते, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, और सिर्फ पार्लियामेंट ही इस पे लॉ बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। और केजरीवाल केस की वजह से ही ये चेंज आ रहा है। तो विपक्ष का कहना है करंट जो सिचुएशन है उस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, चेंज की जरूरत नहीं है। तो करंट सिचुएशन है क्या? करंट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमारे जो है बहुत सारे कानूनों में मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटर, एमपी, एमएलए को हटाने का प्रोविजन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर मिला है, इलेक्शन के रूल्स तय होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये स्टैब्लिश करता है कि अगर कोई बंदा, कोई भी पर्सन, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं किसी क्राइम को लेकर के, और वो क्राइम को लेकर के जो चार्जेस लगे हैं वो साबित होते हैं और 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी जाती है। यानी उसके अगेंस्ट सबूत आए, कोर्ट ने ट्रायल किया, फाइनली सजा सुनाई 2 साल या उससे ज्यादा। तो 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाने के बाद, कन्विक्टेड अपराधी घोषित होने के बाद, उस व्यक्ति को एमएलए, एमपी या मिनिस्टर की पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। और वो रिमूव होने के बाद अपनी सजा काटने जाएगा और उस सजा के ड्यूरेशन में प्लस उसके बाद 6 साल तक वो व्यक्ति किसी भी तरह का इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालिफाइड रहेगा। ना तो वो वोट डाल सकता है, ना तो कोई इलेक्शन लड़ सकता है, ना एमएलए, ना एमपी, और मिनिस्टर तो बनने का सवाल ही नहीं। वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये जो कानून है ये उससे भी स्ट्रांग है। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को एक बार दोषी ठहरा दिया गया है ना, सजा मिली नहीं मिली वो तो अलग बात है, एक बार किसी को कन्विक्ट कर दिया गया, बस उतने से ही उस व्यक्ति को अपने पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है 6 साल के लिए। तो यहां पर तो प्रोसेस एकदम कड़क लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी का एक ही सिद्धांत है जो हमारा बेसिक लीगल मैक्सिम है कि एवरीबडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी साबित नहीं कर दिया जाता तब तक वो व्यक्ति निर्दोष है। 100 अपराधी छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा ना होने पाए। तो इस लीगल मैक्सिम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसकी वजह से क्या होता है कि जब तक सबूत पेश होते हैं, चार्जशीट आती है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, ट्रायल चलता है, इस पूरे प्रोसेस में जिसमें सालों साल लग जाते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, एमपी, एमएलए बने रहते हैं, मंत्री बने रहते हैं, इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन को रोकने का काम भी कर देते हैं क्योंकि अब वो पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, मंत्री बन चुके हैं। और इस वजह से हमारे क्रिमिनल्स को जो है पॉलिटिक्स में एंटर करने में काफी फायदा दिखने लगा है और ये जो है हमारे मुंह पे एक तमाचा है। इसीलिए करंट प्रोविजन को अपडेट करने की बात की जा रही है। अब आगे का रोड क्या है? व्हाट इज द रोड अहेड? किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए? वोरा कमेटी ने पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स के नेक्सस के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी थी, तारकुंडे कमेटी ने भी इस तरह की रिपोर्ट दी थी। इसके बाद हमको लॉ कमीशन 1999, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट 2004, इलेक्शन कमीशन एंड लॉ कमीशन रिपोर्ट्स 2014, इन सभी रिपोर्ट्स में एक चीज देखने को मिलती है कि ये लोग बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म्स की बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हम क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में आने से रोक सकें, हमारी पॉलिटिक्स को साफ सुथरा बना सकें। किस तरह के रिफॉर्म्स हैं? तो लॉ कमीशन ने कहा कि आप कन्विक्शन का वेट मत कीजिए। जैसे ही किसी नेता के खिलाफ सबूत आते हैं और चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, यानी आरोप तय हो जाता है, तो जज को अगर लगता है कि पर्याप्त सबूत हैं, तो यहां पर चार्जेस फ्रेम होते ही मिनिस्टर, एमपी, एमएलए किसी को भी उसके पोस्ट से रिमूव कर देना चाहिए। चार्जेस फ्रेम होने का मतलब है कि सबूत हैं, नहीं तो जज तो केस को ऐसे ही हटा देता है। तो पहले ही स्टेज से इनको रिमूव कर देना चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता तो हमको कोर्ट्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स रहें जिससे फटाफट फैसले आ जाएं। ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम होना चाहिए। देखिए अभी मंत्री कैसे बनते हैं, कमरे के अंदर मीटिंग के लिए जाते हैं, जो हमारे सत्ताधारी दल के लोग हैं वहां से फाइनल लिस्ट लेके आते हैं और सीधे राज्यपाल या प्रेसिडेंट को सौंप देते हैं, मंत्री बन जाते हैं। ये ओपेक प्रोसेस है। मंत्री बनने का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको अपनी बात खुले में कहने का मौका मिलना चाहिए और किसी को मंत्री क्यों बनाए सरकार को बताना चाहिए।
इसके बाद पार्लियामेंट लेवल पे, विधानसभा लेवल पे यहां पर इथिक्स कमेटीज होती हैं। इथिक्स कमेटीज को जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हमारे एमपीज या एमएलएज हैं उनके ऊपर कार्यवाही करने का पावर होना चाहिए, ठीक है, ताकि सीरियस चार्जेस वाले क्रिमिनल इन सदन में ना आ सके, और अगर आते भी हैं तो मंत्री कम से कम ना बन सके। इथिक्स कमेटी के पास मंत्री पद से रोकने का ताकत होना चाहिए। पार्लियामेंट को आप स्ट्रांग बनाइए। और फाइनली इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट में ये शामिल है कि लोग अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दें, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट केस चल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर होना चाहिए कि उसके इलेक्शन लड़ने की कैपेबिलिटी को रोक सके, डिस्क्वालीफाई कर सके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज लाने की जरूरत है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ढंग का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक ठाक इलेक्शन नहीं होते हैं, फैमिली अफेयर बना के रखा हुआ है कई पॉलिटिकल पार्टीज को, रीजनल पार्टीज ने। तो इस तरह से हम जब देखते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ही सड़ी गली है तो फिर क्रिमिनल्स तो पॉलिटिक्स में आएंगे ही। अगर ये पार्टी पाक साफ रहे, काले धन का इस्तेमाल नहीं करें, तो इन पार्टीज के प्रोसेसेस के थ्रू आपके साफ सुथरी छवि वाले समझदार इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग आएंगे, जैसे हमारे आज़ादी की लड़ाई के समय आए थे, जिन लोगों ने हमारी कंट्री को इस तरह से फॉर्म किया है एज अ डेमोक्रेसी। तो ऐसे बेस्ट लोगों को पॉलिटिक्स में आने का रास्ता ये पॉलिटिकल पार्टीज ही बना सकती हैं, नहीं तो क्रिमिनल्स आते रहेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नंबर और आर्टिकल्स, रिमूवल प्रोसेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का कंटेंट क्या है, या अभी एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स के रिमूवल का करंट में प्रोविजन क्या है, कौन कौन से लॉ इसमें काम करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप फ्यूचर में किस तरह के रिफॉर्म्स प्रपोज करना चाहेंगे, कैसे रिफॉर्म्स हम लाएं कि पॉलिटिशियंस जो हैं और क्रिमिनल्स के बीच जो नेक्सस बना है वो टूट पाए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बार फिर से चर्चा में है, तो इस पे एक पूरा का पूरा ऐसे भी आ सकता है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली रेडी करना चाहते हैं तो आर्यन आईएएस एकेडमी का लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए। रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है। हमारे टेस्ट और नोट्स के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को अपडेट कर पाएंगे। और स्पेशल चीज़ है हमारा 1-to-1 मेंटोरशिप। जब भी आपको समस्या हो आप लाइव क्लासेस के थ्रू जुड़ करके पर्सनली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो टेक्निक्स ले सकते हैं जिससे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सकें, पीएससी आप आसानी से क्रैक कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी रिजेंटमेंट है, उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।